नमस्कार दोस्तों। आज हम आदिकालीन गद्य रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आदिकाल में कौन कौन सी गद्य रचना लिखी गई, एवं उस समय कौन कौन सी लौकिक रचनाएं की गई। पहली रचना राउरवेल मिलती है, जो गद्य में मिलती है। कौन सी रचना पहली? राउरवेल आदिकाल में लिखी गई पहली रचना गद्य में लिखी गई। दूसरी डोला मारुरा दुआ, ये पद्य में मिलती है और इसके अंदर वियोग श्रृंगार इसका वर्णन किया गया। डोला मारुरा दुआ किसमें? पद्य में। और पद्य में कौन सा श्रृंगार रस? इसमें वियोग श्रृंगार रस इसके अंदर मिलता है। इसके बाद तीसरी रचना मिलते में बसंत विलास है। आदिकाल में बसंत विलास, ये भी पद्य में है। प्राकृत पेंगलम, ये भी पद्य में है। फिर संदेश रासक, ये भी पद्य में है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण गद्य में है। वर्ण रत्नाकर गद्य में है। और गणमल छंद, ये पद्य में, यानी पद्य में सब अधिकतर रचना पद्य में, गद्य में सिर्फ तीन रचना है। एक वर्ण रत्नाकर गद्य में, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और राउरवेल, तीन रचनाएं गद्य में। इसके अलावा सब रचना पद्य में मिलती है। राउरवेल रचना ये किसकी है? राउरवेल रचना रोड़ा कवि की है, गद्य में मिली गई है। और इसका समय माना जाता है 10वीं 11वीं सदी की रचना मानी गई है राउरवेल को। कैसे याद करेंगे? राउरवेल रहेगा तो रोड़ा कवि हो जाएगा। किस में? गद्य में है। राउरवेल किस में? गद्य में है। कब का समय? 10वीं 11वीं सदी की रचना मानी जाती है। दोनों में से एक 10वीं सदी, दोनों में से एक 10वीं सदी, यह संयुक्त श्रृंगार रस की रचना। और राउरवेल किस रस की रचना? श्रृंगार रस की रचना है। डॉक्टर नगेंद्र ने राउर को नायिका माना है। ये राउर शब्द है, इस राउर को क्या माना? डॉक्टर नगेंद्र ने नायिका माना है। और डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार राउर राजा और वेल विलास अर्थात राजा का विलास है। ये इसका डॉक्टर बच्चन सिंह का मानना है। वापस देखते हैं कि राउरवेल रचना है वो रोड़ा कवि की मानी जाती है। किस कवि की? रोड़ा कवि की है। किस में? गद्य में है। और रचना का समय 10वीं से 11वीं सदी माना जाता है। दोनों में से समय 10वीं सदी इंपॉर्टेंट है। 10वीं आ जाए 11वीं सदी आ जाए तो हमें 10वीं सदी करना है। 10वीं और 11वीं सदी का माना जाता है। किस रस में? संयुक्त श्रृंगार रस में। डॉक्टर नगेंद्र राउर शब्द को, जो राउर इसमें है तो राउर को नायिका मानता है, जबकि डॉक्टर बच्चन सिंह राउर को नायक मानता है, राजा मानता है। और वेल का अर्थ विलास मानता था, राजा का विलास। इसका राउर वेल का अर्थ माना राजा का विलास। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इसमें किसी हुणी नारी की प्रशंसा, किस नारी की? इसमें डॉक्टर बच्चन सिंह मानता है कि जो राउरवेल जो ग्रंथ है, इस गद्य में लिखा हुआ ग्रंथ है, और इस ग्रंथ के अंदर किसी एक हुणी नामक नारी की प्रशंसा में नक्सिक सौंदर्य के छंद मिले हैं। और यहीं से नक्सिक सौंदर्य की शुरुआत मानी जाती है। तो ये किसने कहा था? डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कि किस नारी का? हुणी नाम की नारी थी, उसकी प्रशंसा में नक्सिक सौंदर्य के छंद मिलते हैं। और यहीं से ही नक्सिक सौंदर्य की शुरुआत मानी जाती है। किसे? राउरवेल से मानी जाती है। किसी शुरुआत? नक्सिक सौंदर्य की शुरुआत किसे? नक्सिक सौंदर्य की शुरुआत मानी जाती है राउरवेल ग्रंथ से मानी जाती है। किस ग्रंथ से? राउरवेल ग्रंथ से मानी जाती है। ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू रचना का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। चंपू रचना क्या क्या होता है कि चंपू रचना क्या होता है? जिसमें गद्य में और पद्य में दोनों में कोई रचना लिखी उसे चंपू रचना कहते हैं। और ये चंपू रचना का सबसे प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। किसको? राउरवेल को। यह एक कोई रचना कोई किसी में लिखी हुई नहीं है, ये कोई कागजों में लिखी हुई नहीं है, बल्कि क्या एक शिला पर यानी कोई पत्थरों पर लिखी हुई रचना मिलती है। शिलांकृतिक रचना। कैसे रचना? ये शिलांकित शिलावर पत्थरों पर लिखी हुई रचना। ये राउरवेल रचना है, जो शिलांकित रचना है, पत्थर पर लिखी हुई रचना है। मालवा के धार में एक विस्तृत शिलाखंड पर उत्कीर्ण की गई। कहाँ पर है ये रचना? मालवा के धार प्रदेश है, धार क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ी शिलाखंड है और उस शिलाखंड पर इस रचना को उत्कीर्ण किया गया, लिखा गया है, जिससे अब बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। और अब इसको उस पत्थर उठा करके कहाँ लेके? बम्बई लेके, और बम्बई में कहाँ? प्रिंस ऑफ वेल्स में इस रचना को सुरक्षित रखा गया है। राउरवेल में 7 बोलियों भाषाओं के शब्द मिलते हैं। प्रश्न पूछ सकता है कि राउरवेल में कितनी बोली भाषाओं के शब्द मिलते हैं? तो 7 बोली भाषाओं के शब्द मिलते हैं। किसमें? राउरवेल में 7 बोली भाषाओं के शब्द राउरवेल में मिलते हैं।
ये प्रश्न है कि रावरवेल में कितनी बोलियों के 7 बोली भाषाओं के शब्द मिलते हैं। इसके पद्य पर अपभ्रंश भाषा का तथा गद्य पर देश भाषा का प्रभाव मिलता है। क्या कह रहा है, इसके पद्य पर किस भाषा का, अपभ्रंश भाषा का। इसके जो ये रावरवेल में जो पद्य रचना कुछ पद्य भी हैं, तो पद्य है वहाँ अपभ्रंश भाषा का, तथा जो गद्य भाग है उस गद्य भाग में देश भाषा का वर्णन प्रभाव मिलता है। जो गद्य भाग वो देसी भाषा में लिखा गया है और उसका जो पद्य भाग वो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। देश भाषा में राजस्थानी भाषा आती है, पंजाबी, अवधी आदि बोलियों के शब्द प्राप्त होते हैं। कुछ विद्वानों ने इसकी अवधी भाषा का प्रारंभिक रूप माना है। जो इसमें कुछ अवधि के जो शब्द मिलते हैं उन शब्दों के आधार पर अवधी भाषा का जो प्रारंभ में शुरुआत होती है वो उसका रूप माना कुछ विद्वानों ने। इसके संपादक भयाणी है। किसके संपादक भयाणी है, रावरवेल के संपादक कौन है, भयाणी। प्रश्न पूछा गया कई बार कि रावरवेल के संपादक कौन है, भयाणी। इसको भयाणी ने संपादित प्रकाशित किया कराया, बाद में माता प्रसाद गुप्त ने इसका प्रमाणिक पाठ संपादित करवाया है। सबसे पहले तो किसने कराया था, भयाणी ने कराया था, बाद में माता प्रसाद गुप्त ने इसका प्रमाणिक पाठ संपादित करा और प्रमाणिकता के आधार पर हिंदी की प्रमाण संपादन किया था वो माता प्रसाद गुप्त ने, ऐसे श्याम सुंदर दास थे। ठीक है ना। इसके पहले संपादक भयाणी किसके, रावरवेल की। तो रावरवेल रचना हो गई। इसके बाद में ढोला माररा दुआ, दूसरी रचना ढोला माररा दुआ है और ये पद्य में है और वियोग श्रृंगार रश्मि से लिखा गया है। इसके रचनाकार कल्लोल या कुशलाभ है। कौन है रचनाकार, यानी ढोला माररा दुआ के रचनाकार कुशलाभ माने जाते हैं, कुशलाभ माने जाते हैं। इस कुशलाभ का दूसरा नाम कल्लोल मिलता है। अगर हम परीक्षा की दृष्टि देखते हैं कि प्रथम स्थान पर कल्लोल या द्वितीय स्थान पर कुशलाभ आएगा। यदि हमारी परीक्षा में मान लीजिए कल्लोल भी आ जाए और कुशलाभ भी आ जाए, दोनों ही ऑप्शन में आ जाए, तो हमको सबसे प्रमुखता से कल्लोल को चुनेंगे, उसके बाद में कुशलाभ को चुनेंगे। इसका समय भी वही लगभग 10वीं 11वीं सदी रहा था और उसका समय 10वीं 11वीं सदी रहा है। लेकिन अगर एक चुना गया तो 11वीं सदी माना जाएगा, जबकि उसका रावरवेल का 10वीं सदी माना जाता है। माधवानल काम कंदला चौपाई, यह माधवानल काम कंदला जो चौपाई है, ये चौपाई कुशलाभ या कल्लोल की ही माने जाते हैं। यह लौकिक काव्य ग्रंथ है, लौकिक प्रेम की कहानी है। माधवानल काम कंदला चौपाई में लिखा गया ग्रंथ है माधवानल काम। ये किसका ग्रंथ है, इस ग्रंथ को भी कुशलाभ या कल्लोल का ही माना जाता है, जो लौकिक काव्य ग्रंथ है, लोक प्रेम की कहानी है। ढोला कौन, नरवर देश का राजकुमार है ढोला, नरवर देश का राजकुमार है ढोला, जो कि एमपी नेपाल बॉर्डर पर, उम्र 3 वर्ष इसकी होती है। मारू होती मारवाड़ी पुंगल देश की राजकुमारी होती बीकानेर की, और मालवणी मालवा की राजकुमारी है। इनका इस प्रेम कथा इसमें मिलती है। मारवाड़ी का विरह वर्णन इसमें बहुत सुंदर दिखाया गया है, किसमें, ढोला माररा दुआ में। ये वियोग श्रृंगार रस की रचना मानी जाती है। ढोला माररा दुआ है जो रचना ये वियोग श्रृंगार रस की रचना मानी जाती है। इसमें प्रेमी जीवन के नाना घात प्रतिघातों का अत्यंत सुंदर चित्रण करने वाली विरह रचना है। यानी प्रेमी जीवन के नाना घात और प्रतिघातों का अत्यंत सुंदर चित्रण करने वाली विरह रचना मानी जाती है ढोला माररा दुआ को। 11वीं सदी में यह रचना राजस्थान लोक भाषा में रचित मानी जाती है। संदेश रासा किसकी, अब्दुल रहमान की रचना है और अब्दुल रहमान को अदहमान भी कहते हैं, अदहमान भी कहते हैं। संदेश रासा का समय 11वीं 12वीं सदी है। एक का चयन करेंगे तो 12वीं सदी इंपॉर्टेंट है। देखो रावरवेल का समय 10वीं 11वीं सदी माना जाता है, लेकिन इसमें एक चुनेंगे तो 10वीं सदी। ढोला माररा दुआ का समय 10वीं 11वीं, लेकिन एक चुनेंगे तो 11वीं सदी। संदेश रासक अब्दुल रहमान रचना, इस अब्दुल रहमान को अदहमान भी कहते हैं और इसका समय 11वीं 12वीं और एक चुनेंगे तो 12वीं सदी माना जाता है संदेश रासक का समय। यह हिंदी का पहला मुसलमान कवि माना जाता है। अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला मुसलमान कवि कहते हैं, अब्दुल रहमान कहा जाता है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने इनको हिंदी का पहला कवि माना है। किसको, अब्दुल रहमान को आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने इसे हिंदी का पहला कवि माना है। इसको अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने, और मुसलमान तो पहला कवि है ही, लेकिन हिंदी का भी पहला कवि आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने माना है। गंगा प्रसाद की पुस्तक है हिंदी के मुसलमान कवि। ये प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी के मुसलमान कवि, ये पुस्तक किसके है, ये गंगा प्रसाद की पुस्तक है। किसकी, गंगा प्रसाद की पुस्तक का नाम है हिंदी के मुसलमान कवि। संदेश रासक में अध्यायों का नाम प्रक्रम मिलता है।
देखो जिस अध्यायों का नाम जैसे पृथ्वीराज रासों में समय मिलता है, सर्ग मिलता है, उसी प्रकार संदेश राशि में जो अध्याय का नाम क्या मिलता है, प्रक्रम मिलता है। इसमें 3 अध्याय है। कितने अध्याय? 3 अध्याय, 3 प्रक्रम है। किसमें? संदेश राशक में। अध्याय 3 में वियोग श्रृंगार रस की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। अध्याय 3 में वियोग श्रृंगार की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। इस रचना को आदिकाल का मेघदूत कहते हैं। संदेश रास रचना है, उस रचना को आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है। किसे कहते हैं? आदिकाल का मेघदूत। संदेश रास रचना को आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है। संदेश रास रचना को आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है। किसी इस्लाम धर्मावलंबी द्वारा रचित होने के बावजूद संदेश रासक में इस्लाम का प्रभाव बिल्कुल नहीं मिलता है। किसी इस्लाम धर्मावलंबी द्वारा रचित होने के बावजूद संदेश रासक में इस्लाम का प्रभाव बिल्कुल नहीं मिलता है। संदेश रास रचना में इसीलिए इसीलिए आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने इसे हिंदी का पहला धर्मेतर या धर्म से अलग ग्रंथ कहा था। धर्म से अलग, क्योंकि इसमें इस्लाम का प्रभाव नहीं मिलता है। इस कारण आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कि मुसलमान होते हुए जिस ग्रंथ में इस्लाम का प्रभाव नहीं हो, इसलिए इसे धर्मेतर रासन धर्म से अलग ग्रंथ कहा है। किसको? संदेश रासक ग्रंथ को। पद्मावत के नागमती वियोग खंड पर संदेश रासक का प्रभाव देखा जा सकता है। जो पद्मावत ग्रंथ है, उस पद्मावत जो नागमती का जो वियोग खंड है, उस वियोग खंड पर इस संदेश रासक का प्रभाव देखा जा सकता है। संदेश रासक में वनस्पतियों की लंबी सूची प्रस्तुत की गई है। वनस्पतियों के नामों की एक लंबी सूची संदेश रासक प्रस्तुत की गई है। बाद में इस पद्धति पर जायसी ने पद्मावत में पकवान और व्यंजनों की लंबी सूची प्रस्तुत की। पद्मावत में पकवान और व्यंजनों की लंबी सूची प्रस्तुत की है। आदि काल में रचित संदेश रासक वियोग श्रृंगार की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। आदि काल में रचित संदेश रासक वियोग श्रृंगार की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। विसल देव रासो की रचना नरपति नाहल की रचना, ढोला मारद्वा कलोल की रचना मानी जाती है। विसल देव रासो, ढोला मारद्वा, संदेश रास, ये तीनों वियोग श्रृंगार की रचना मानी जाती है। विसल देव रासो भी, ढोला मारद्वा भी और संदेश रास, ये तीनों ही संदेश रासक तीनों किस्में वियोग श्रृंगार की रचना मानी जाती है। बसंत विलास, चौथी रचना आती है हमारी बसंत विलास आती है। यह आदिकाल के रचित सर्वश्रेष्ठ लौकिक काव्य ग्रंथ है। कैसा काव्य ग्रंथ है? बसंत विलास लौकिक काव्य ग्रंथ है, आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ। इसमें कितने दोहे? 84 दोहे मिलते। बसंत विलास में कितने दोहे? 84 दोहे मिलते हैं। बसंत विलास के रचनाकार कोई अज्ञात है, पता ही नहीं है। बसंत विलास रचनाकार कोई अज्ञात को पता नहीं है, लेकिन सर्वप्रथम 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक प्रेस से सबसे पहले केशव राय अरशद राय ध्रुव ने इसका संपादन किया था। ये इम्पोर्टेंट है कि बसंत विलास जो रचना है उसके रचनाकार अभी कोई पता नहीं चलता है, लेकिन सबसे पहले 1952 में केशव राय अरशद राय ध्रुव ने इसका संपादन कराया था। हाजी मोहम्मद स्मारक प्रेस इसका संपादन कार्य करवाया था केशव राय अरशद राय ने बसंत विलास का। बसंत विलास में स्त्री, प्रकृति व पुरुष, इन तीनों के सौंदर्य का जीवन चित्रण मिलता है, यानी जीता जागता। किस किस का? स्त्री का, प्रकृति और पुरुष तीनों का, स्त्री, प्रकृति और पुरुष तीनों का जीता जागता चित्रण मिलता बसंत विलास में। पूछा जा सकता है कि बसंत विलास में किन किन का चित्रण मिलता था? स्त्री का, पुरुष का और प्रकृति का। स्त्री, पुरुष और प्रकृति का। बसंत विलास में यह दर्शाया गया है कि बसंत ऋतु का मानवीय जीवन पर कितना मनोरम प्रभाव पड़ता है। बसंत विलास में यह दर्शाया गया है कि बसंत ऋतु का मानवीय जीवन पर कितना मनोरम प्रभाव पड़ता है। प्राकृतक पेंगलम, इसका संकलनकर्ता कौन है? लक्ष्मीधर है। टीकाकार है वंशीधर है। कौन है टीकाकार? प्राकृतक पेंगलम, अगली रचना हमारी प्राकृतक पेंगलम रचना है। इसके संकलनकर्ता किसको माना जाता है? लक्ष्मीधर को माना जाता है। प्राकृतक पेंगलम के संकलनकर्ता लक्ष्मीधर को, जबकि इसका टीकाकार है वंशीधर ने जिसकी टीका लिखी प्राकृतक पेंगलम पर। इसका समय 14वीं सदी माना जाता है प्राकृतक पेंगलम का समय। इसमें कुछ कवियों के छंद प्राप्त होते हैं प्राकृतक पेंगलम में। जो इसमें कौन कौन से कवियों के मिलते हैं? इसमें लक्ष्मीधर, जज्जर, हरिब्रह्म, सारंगधर, विद्याधर। दो तो धर आ गए, एक तो सारंगधर, एक विद्याधर हो गया, और एक लक्ष्मीधर। तीनों धर, सारंगधर, लक्ष्मीधर, विद्याधर, 3 धर हो गया,
और जज्जल और हरिब्रह्म, ये इसमें 5 कवियों के छंद प्राप्त होते हैं। प्राकृतक पेंगलम के संकलनकर्ता कौन कौन थे? लक्ष्मीधर माने जाते हैं। जबकि इसके प्रसिद्ध टीकाकार बंसीधर के प्रसिद्ध टीकाकार माने जाते हैं। किसके? प्राकृतक पेंगलम। प्राकृतक पेंगलम में अवट शब्द का उल्लेख मिलता है। किस शब्द का? अवट शब्द का उल्लेख इस प्राकृतक पेंगलम में मिलता है। इस रचना में सबसे ज़्यादा छंद मिलते हैं। इसका वर्णन शास्त्रीय छंद शास्त्र है। इसका वर्णन शास्त्रीय छंद शास्त्र है। इस रचना में मुख्य छंद प्राकृतक और अपभ्रंश है। किस छंद? प्राकृतक और अपभ्रंश मुख्य छंद माने जाते हैं। प्राकृतक पेंगलम में कौन से छंद प्रमुख माने जाते हैं? तो इस प्राकृतक पेंगलम में जो प्रमुख छंद माने जाते हैं उन छंद का नाम है प्राकृतक और अपभ्रंश। आदिकालीन काव्य परंपराओं में आदिकालीन काव्य रूढ़ियों को समझने के लिए यह ग्रंथ बहुत उपयोगी है। आदिकालीन भाषा के प्रारंभिक रूप एवं छंद विषयक जानकारी प्राप्त करने के संदर्भ में ये ग्रंथ बेहद उपयोगी माना जाता है। कौन सा? प्राकृतक पेंगलम। प्राकृतक पेंगलम आदिकाल की ऐसी रचना है जिससे विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। प्राकृतक पेंगलम में आए 8 छंदों के आधार पर सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने सारंगधर के हमीर रासु ग्रंथ के अस्तित्व का पता लगाया है। सारंगधर का इस प्राकृतक पेंगलम में आए 8 छंदों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सारंगधर का हमीर रासु ग्रंथ का पता लगाया है। प्रश्न हमीर रासु के सारंगधर का हो गया और इसका पता किस रामचंद्र शुक्ल ने किन के आधार पर? 8 छंद मिले प्राकृतक पेंगलम में 8 छंदों के आधार पर। अगली रचना उक्ति व्यक्ति प्रकरण है और उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना किसके? दामोदर भट्ट की है। दामोदर भट्ट दामोदर शर्मा की रचना मानी जाती है। दामोदर भट्ट शर्मा की उक्ति व्यक्ति प्रकरण मानी जाती है। इसका रचना गद्य में है और इसका समय 12वीं सदी, जबकि प्राकृतक पेंगलम का समय 14वीं सदी माना जाता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का समय 12वीं सदी माना जाता है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण के नियम बताए गए व्याकरण ग्रंथ है। इसमें 5 अध्याय प्राप्त होते हैं। अध्याय का नाम मिलता प्रकरण। क्या नाम मिलता? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। नाम इसका क्या? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। प्रकरण इसी कहते हैं। इसमें अध्याय का नाम क्या? प्रकरण है। कौशल नरेश गोविंद चंद्र गहड़वाल के दरबार में दामोदर भट्ट रहा करते थे। किसके? दामोदर भट्ट के दरबार होते थे? कौशल नरेश के गोविंद चंद्र गहड़वाल। क्या नाम है? कौशल नरेश है, गोविंद चंद्र गहड़वाल है, उसके दरबार में दामोदर भट्ट रहा करते थे। कौन रहते? दामोदर भट्ट। और दामोदर भट्ट ने अपने इस रचना की भाषा अपभ्रंश बताई है। कौन सी भाषा बताई? दामोदर भट्ट ने अपने उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो ग्रंथ है इसकी भाषा क्या बताई है? अपभ्रंश बताई है। लेकिन प्रख्यात भाषाविद सुनीति कुमार चटर्जी ने इसकी भाषा प्राचीन कौशलीय अवधि माना है। भाई दामोदर भट्ट के अनुसार इसकी भाषा कौन सी है? अपभ्रंश भाषा है। जबकि जो सुनीति कुमार चटर्जी प्रमुख भाषाविद है उसके अनुसार प्राचीन अवधि भाषा है या प्राचीन कौशली भाषा है। दामोदर भट्ट ने यह रचना राजकुमारों को देसी भाषा में शिक्षा देने के लिए लिखी गई है। क्या कह रहा है कि दामोदर भट्ट ने जो यह रचना लिखी थी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना लिखी थी, यह रचना क्या? देसी भाषा में जो राजकुमार थे उनको शिक्षा देने के लिए लिखी गई है। देसी भाषा में यानी राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए। कौन सी रचना? उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण 12वीं सदी का समय। यह रचना आदिकालीन हिंदी भाषा के प्रारंभिक रूप में व्याकरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रचना 12वीं सदी में रचित मानी जाती है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अगली रचना वर्ण रत्नाकर रचना मानी जाती है। वर्ण रत्नाकर किस रचना? ज्योतिश्वर ठाकुर की ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना मानी जाती है। समय 1325 इसका माना जाता है। 14वीं सदी माना गया है। 1325 जो वर्ण रत्नाकर का समय। इस ग्रंथ शब्दकोश सा प्रतीत होता है। वर्ण रत्नाकर ग्रंथ ने ये कैसा ग्रंथ मिलता है? शब्दकोश जैसा ग्रंथ लगता है वर्ण रत्नाकर। यह 63 शब्दों का कोश ग्रंथ कहा जाता है। वर्ण रत्नाकर को कहा जाता है। यह रचना भी 14वीं सदी की रचना मानी जाती है। वर्ण रत्नाकर को कौन सदी की? 14वीं सदी की रचना मानी जाती है। इस रचना में 84 सिद्धों का नाम उल्लेख मिलता है। वर्ण रत्नाकर जो रचना है इस रचना के अंदर 84 सिद्धों का नाम उल्लेख मिलता है। इसमें अवहट्ट शब्द का भी उल्लेख मिलता है। किस शब्द का? अवहट्ट शब्द का उल्लेख मिलता है। किस शब्द का उल्लेख मिलता है? अवहट्ट शब्द का उल्लेख मिलता है।
वर्ण रत्नाकर को मैथिली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। क्या कह रहा है कि जो वर्ण रत्नाकर जो रचना है इसको मैथिली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। इसकी भाषा अपभ्रंश तथा द्वितीय स्थान पर मैथिली गद्य मानी जाती है। इसकी भाषा अपभ्रंश या द्वितीय स्थान पर मैथिली गद्य मानी जाती है। इसमें अध्याय का नाम इसमें कल्लोल मिलता है। किसमें? इस वर्ण रत्नाकर इसमें अध्याय का नाम कल्लोल मिलता है। इसमें 8 अध्याय मिलते हैं, 8 कल्लोल इसमें मिलते हैं। अगली रचना का नाम रणबल छंद है। रणबल छंद किसकी रचना? श्रीधर की रचना मानी जाती है रणबल छंद को। समय 1397 ईस्वी 14वीं सदी के अंत में माना जाता है। रचना वीर रस से संबंधित रचना है। किसी रचना? रणबल छंद। रण की बात आई थी वीर रस में और रचना होगी वीर रस में रचित रचना मानी जाती है। इसमें ईडर एंड गुजरात के राठौड़ राजा रणबल की वीरता का चित्रण किया गया। रणबल कहाँ राजा था? गुजरात का राजा था, राठौड़ राजा। इस रचना में पता चलता कि अपभ्रंश के ग्रामीण रूपों का विस्तार किस प्रकार से हो रहा है इस रचना में। तो सबसे पहली रचना राउलबिल 10वीं सदी की, डोला महाराज द्वारा 11वीं सदी की, संदेश रासा 12वीं की उक्ति प्रकरण होगी। वर्ण रत्नाकर 14वीं सदी की होगी, प्राकृतिक पैंगलम 14वीं सदी की और रणबल छंद भी 14वीं सदी की रचना मानी जाती है। बसंत विलास की कोई डेट नहीं, इसलिए ये क्रम से बाहर हो गई है। बसंत विलास कोई डेट नहीं मिलता था, क्रम से क्या हो जाए बाहर हो गई है। थैंक यू दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।